नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे फ्रीबीज के ऊपर। राजनीति में बहुत सारे दल अब देश के लोगों को चुनाव के वक्त फ्री में बहुत सारी चीज़ें देने के वायदे करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट पे बहुत सारी याचिकाएं दर्ज हुई, तो अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रवैया अपनाया और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दिए, साथ ही सुझाव दिया कि एक कमेटी बननी चाहिए जिस पर यह विचार किया जाए कि ये जो फ्रीबीज का कल्चर है, जिसको रेवड़ी कल्चर के तौर पर भी कहा जा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा राज्यों के ऊपर बोझ पड़ रहा है और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। जन कल्याणकारी योजना और फ्रीबीज में फ़र्क भी होना चाहिए। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं देश में लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मुफ्त में बांटने की बात की जाती है, चुनाव जीतने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए, उस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर एक जो है कमेटी बने और विचार करे, इसका फ़र्क अंदर करे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज की राजनीति में है। प्रधानमंत्री से लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ये मुद्दा अब बहुत गर्म हो चुका है। इसी पे आज बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि इसमें अब तक क्या हुआ है। चुनावों के दौरान मुफ्त के वायदों पर रोक कैसे लगाई जाए, इसे लेकर बात आगे बढ़ती दिख रही है। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फ्री के चुनावी वादों पर सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी रेवड़ियां बांटना नुकसानदायक है। भारत जैसे गरीब देश में इस तरह का रवैया ठीक नहीं है, इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। वायदा करते समय राजनीतिक दल ये नहीं सोचते कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुफ्त के चुनावी वायदे और सोशल वेलफेयर स्कीम्स में फर्क है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर कमेटी बनाने पर विचार करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। हमने अपनी तरफ से 7 मेंबर्स की कमेटी प्रपोज किया है। हमने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन उसको हेड कर रहे हों, उसमें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, उसमें लॉ कमीशन के चेयरमैन हो, उसमें सीएजी के चेयरमैन हो, इसके अलावा आपके आरबीआई के गवर्नर हो, इस तरीके नीति आयोग का चेयरमैन हो। 7 सदस्यीय एक टीम बने और वो प्रपोज करे कि भाई क्या करना है। 1 हफ्ते के अंदर अपना सजेशन दे दे कि कैसे मुफ्तखोरी को रोका जाए, कैसे राज्यों के ऊपर जो कर्जा है, जो बढ़ रहा है, वो कर्जा कम किया जाए। देश में रेवड़ी कल्चर को लेकर राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी कल्चर को लेकर लगातार चिंता जता रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए नुकसानदायक है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित होगा। प्रधानमंत्री रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहने की बात कर रहे हैं। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। इधर आम आदमी पार्टी भी फ्री के चुनावी वायदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है। आपने फ्री के वायदों को राजनीतिक दलों का संवैधानिक अधिकार बताया है। आपके मुताबिक जरूरतमंदों की सुविधा को मुफ्तखोरी कहना गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फ्री के वायदों को लेकर देश में जनमत संग्रह कराने की मांग कर रहे हैं। देश के अंदर ये रेफरेंडम कराया जाए, क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो। जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और तीसरा, क्या सरकारी पैसा इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान वोट के लिए मुफ्त के वायदे करती हैं। इसमें फ्री बिजली, पानी से लेकर लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्कूटी बांटने जैसे वायदे शामिल होते हैं। चुनावी रेवड़ियां राजनीतिक पार्टियां ही बांटती हैं, तो क्या वो रेवड़ी कल्चर पर खुद लगाम लगा पाएंगी? कल्याणकारी योजना और फ्री योजना को परिभाषित करना भी एक बड़ी चुनौती है। ये मामला इसमें उलझ सकता है और लंबा भी खींचेगा। चुनाव आयोग अपने आप को इस मामले से दूर भी क्यों रखना चाह रहा है, ये भी एक सवाल है। फ्री की सौगातों से राज्यों की आर्थिक हालत खराब हो रही है।
ऐसे में क्या वोट बटोरने के लिए पूरे राज्य को आर्थिक संकट की तरफ धकेलना सही है? क्या कानून बनाकर रेवड़ी कल्चर को रोका जा सकता है या फिर इसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा? तो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या बिजली फ्री में देना मुफ्तखोरी है, पानी फ्री में देना मुफ्तखोरी है, स्कूटी बांटना है, मुफ्त में राशन देना है, किसान सम्मान निधि है, फ्री और जन कल्याणकारी स्कीम्स के बीच में फ़र्क कैसे होगा? एक महत्वपूर्ण सवाल ये हुआ कि फ्री भी है क्या, उसको कैसे डिफाइन किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जन कल्याणकारी योजना क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाए। बहुत बड़ा देश है और आज़ादी के बाद से अब तक बहुत सारी सब्सिडीज़ दी जाती है, क्या उसको मैं फ्री भी मान लूँ? तीसरा सवाल जो केजरीवाल जी ने उठाया कि इस पर एक रेफरेंडम कराया जाए, तो वो रेफरेंडम किस बात के लिए और कैसे होगा? क्योंकि हर दिन एक नई फ्रीबी का ऐलान होता है। अब वो जब तक फ्रीबी की परिभाषा नहीं तय होगी तब तक रेफरेंडम कैसे होगा? तो ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और उस पर भी जो सबसे बड़ी बात है कि इन सारी योजनाओं का पैसा कहाँ से आएगा और उसका बोझ कौन उठाएगा, कैसे उठाएगा, ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त जानना जरूरी है। तो हमारे साथ आज जो मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल जी हैं, और दो हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी जो बीबीसी हिंदी के लंदन में लंबे समय तक संपादक रहे हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं जो अमर उजाला के सलाहकार संपादक भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशेष अनुरोध सबसे करूंगा कि जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो कृपया दूसरे व्यक्ति उसके सुने और छोटे छोटे जवाब दें, बहुत लंबा चुनावी भाषण न दें। गोपाल अग्रवाल जी और प्रियंका कक्कड़ जी, क्या ये जो स्कीम्स चल रही हैं, जब इस बात की चर्चा होती है, जो इस वक्त मोदी जी कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटना बंद होनी चाहिए क्योंकि राज्यों पे बहुत बोझ पड़ रहा है और उसका कोई प्रोविज़न नहीं है कि मतलब वो कहाँ से पैसा आएगा, कैसे दिया जाएगा। तमाम राज्यों की अगर आप डेट टू जीडीपी देखिए तो वो बहुत ऊपर चली गई है, 50-60% तक जा चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा 20% की लिमिट से बहुत ऊपर है। तो जब ये प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना चाहिए, तो उस समय जो बीजेपी की सरकारों ने अब तक किया है, क्या उसमें कोई फ़र्क है क्या? अभी ताज़ा खबर निकल के आ रही है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने की योजना पर विचार कर रही है। अभी खबर सच्चाई आप लोग बताइएगा मुझे, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये क्या है, फ्री भी जन कल्याणकारी में आप फ़र्क कैसे कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि फ्री भी बंद कर दो, जन कल्याणकारी चलने दो? देखिए नीरज जी, पहली बात यह है कि भाजपा कर रही है, भाजपा के प्रदेश कर रहे हैं या अपोजिशन के प्रदेश कर रहे हैं, वह दोनों ही अगर फ्रीबीज के जो दायरे में आते हैं तो वह गलत है। ये नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी कि भाजपा वाले कर रहे हैं अगर प्रदेश तो वो ठीक है और दूसरे अपोजिशन के कर रहे हैं तो वो नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरा बात जो आपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें उठाया कि फ्रीबीज को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि सरकार का एक सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव भी है। हमारे संविधान ने कहा है कि सरकारों का यह ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो देश में अलग अलग जो स्थिति है, इकोनॉमिकली कंडीशंस हैं, उनको अपलिफ्टमेंट, उनको एम्पावरमेंट करने की जिम्मेदारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने सरकारों को दी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रीबीज और दूसरी जो जन कल्याणकारी योजनाओं में संविधान के अनुसार जो हमें आज्ञा दी गई है संविधान ने, उसमें फ़र्क कैसे करें। तो यह बात सब अंडरलाइन करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रीबीज का मतलब जनरली ये होता है मुफ्त में देना, एक नॉर्मल टर्म में हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यह है कि बजट की प्रावधान, बजट की स्थिति को देखते हुए आप कैसे अपने रिसोर्स एलोकेशन को करते हैं, यह महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा यह विषय है कि जब आप प्रायोरिटाइज करते हैं, अगर आपने बजट के डेफिसिट को, डेट को, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे स्टेट के हो, किसी भी स्टेट के हो, उसका देखते या केंद्र के हो, उसको ध्यान में रखते हुए आप बजट को एलोकेट करते हैं वेरियस सेक्शंस में, तो आप गरीब क्षेत्र के लोगों को, गरीब लोअर स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन को अगर आप देते हैं तो वह एक आपका फर्ज है सरकारों का। लेकिन जब आप डेट लेके, जैसे पंजाब का एग्जांपल ले लें, 3 लाख करोड़ का ऑलरेडी डेट है,
और फिर आप कह रहे हो कि हम बिजली फ्री देंगे। वहाँ पे बिजली के फ्री देने के कारण जिस तरह से किसानों के जो जल का जो आपूर्ति में प्रॉब्लम समस्याएं आई है, उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख रहे। आप और उधार लेंगे, कहाँ से ले रहे हैं पैसा, इसके बारे में कोई आपके बजट में या कोई विजन नहीं है, और आप कह रहे हो कि हम फ्री बिजली देंगे। या दिल्ली का मॉडल ले लें, जहाँ पे आपने रेगुलेटरी एसेट क्रिएट कर करके फ्री में बिजली बांटनी शुरू कर दी। ना कंपनियों को सरकार पे कर रही है उन पैसों का, ना वो जनता से ले रहे, और रेगुलेटरी एसेट वो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में इकट्ठी करते जा रहे हैं। वो फ्यूचर में आप उसको चाहे जैसे ऑयल बॉन्ड थे उस तरह का। तो यह जो फर्क है, ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जब डिबेट होगा तो ये चीजें सामने आएगी। लेकिन पॉलिटिकल डिबेट में इस चीज को सामने लाना चाहिए कि रेवड़ी, फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजनाओं में एक फर्क है। स्टेट्स के बजट के साइज और उसके रेवेन्यू के हिसाब से, उसके डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। जी गोपाल जी रुकिएगा। प्रियंका जी, क्या है फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजना? मुफ्त बिजली फ्रीबी है क्या ये जन कल्याणकारी योजना? बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे कि गोपाल जी को सिर्फ पंजाब दिखा, जो हमने अभी 150 दिन पहले ही टेक ओवर किया और 5000 करोड़ का लोन वापस भी कर दिया। इनको सिर्फ पंजाब दिखा, उसमें हमने सब्सिडाइज अगर इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर दी, इनको तकलीफ हो गई। एक सरकार का काम क्या होता है नीरज जी, यही होता है ना कि जो टैक्स आप पनीर और दही से भी आज टैक्स ले रहे हैं तो वो जनता को वापस मिले सुविधाओं की शेप में। अब आप देखिए, इन्होंने बजट की बात की, इन्होंने कहा कि बजट एलोकेशन होना चाहिए। बजट में इस बार इन्होंने 25% मनरेगा के बजट से काट दिया, एजुकेशन से 6000 करोड़ काट दिया, डिफेंस से 80,000 करोड़ काट दिया। ये कहाँ काट दिया? ये तो गलत है। मुझे पूरा बोल कर दीजिए नीरज जी, आप उनके इंटरफेयर नहीं किए, मुझे पूरा करने दीजिए। ये सब स्टैटिस्टिक्स है, अवेलेबल है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, इसमें किसी को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। हेल्थ रिसर्च में 35% काट दिया। 100 PSU प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेचेंगे 2.5 लाख करोड़ के, 35% हेल्थ में काट दिया। ये सारा पैसा काट दिया। प्रियंका जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही प्लीज। नहीं, मैं दे रही हूँ। ये पहले उसका दे दीजिए ना। आपने अग्निवीर का पैसा काट दिया, वो की पेंशन ना देनी पड़े 1 लाख। क्यों काट दिया? क्यों काट दिया बताइए? आप बताइए ना, आप बता रही तो। गोपाल जी एक मिनट रुकिए ना। नहीं, मैं प्रियंका जी प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए। नीरज जी, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए सुनिए ना प्रियंका जी, सुनिए, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए आप कि फ्रीबीज और जन कल्याणकारी में क्या फर्क है। मैंने उससे भी यही पूछा था, आपसे भी वही पूछ रहा हूँ। नहीं, पहले उस पे आइए ना, बाद में क्यों उस पे आ रही? पहले उस पे आइए। कहाँ से आएगा वो बता रही हूँ ना। बताइए कहाँ से आएगा? काट दिया, जो ये पैसा आपने काट दिया, ये पैसा कहाँ गया? आप 11 लाख करोड़ का राइट ऑफ कर देते हैं लोन, आप कॉर्पोरेट टैक्स में। आप उनकी बैलेंस शीट मत बताइए प्लीज, अपनी बैलेंस शीट बताइए मुझे। मैं अपनी बैलेंस शीट बताऊं तो मेरा स्टेट रेवेन्यू सरप्लस में रहता है। हाँ, मैं अच्छी शिक्षा दे पाती हूँ, अच्छी हेल्थ दे पाती हूँ, अच्छी। नीरज जी एक सेकंड, मुझे एक बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरा सवाल आपसे नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता से है। बिल्कुल। तो इन्होंने इतने सारे टैक्स कट, इतने सारे बजट में कट कर दिए, ये पैसा गया कहाँ? और आपने 11 लाख करोड़ रुपया जब उद्योगपति का राइट ऑफ कर दिया, जब आपने उनको टैक्स स्लैश कर दिया और सालाना 3.5 लाख करोड़ का उनको बेनिफिट पहुंचा दिया, तो ये पैसा आप अपनी जेब में थोड़ी रखेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट्स को देना होता है। तो ये पैसा आ गया तो आके गया कहाँ? मेरा क्वेश्चन है, सारी फ्रीबी की डिबेट वहीं हो जाएगी। नहीं, ये पैसा अब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, जी मनसा का सवाल पूछ लूं आपसे। आपने भी कहा, केजरीवाल जी ने भी कहा है, और यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि लोगों को पैसा देना चाहिए, जो टैक्स हम वसूलते हैं अमीरों से उसको गरीबों में बांटे। नहीं, हम गरीबों से भी वसूलते हैं, अमीरों से तो। अरे उनसे ज्यादा वसूलते हैं भाई, आप तो मतलब थोड़ा सा प्लीज। कितने उद्योगपति? 50 उद्योगपति। अरे आप किसी से 43% वसूलते हैं, किसी से 10% भी नहीं वसूलते, यही कहना चाहती ना? अंडरस्टूड है, गिवन है ये। नहीं कहना चाहती नीरज जी, ऐसा आज की डेट में आप हर एक से वसूलते हैं। आप दही टैक्स में भी। प्रियंका कक्कड़ जी, मुझे ज्यादा पता है आपसे, प्लीज माफी के साथ कह रहा हूँ, मुझे बैलेंस शीट आपसे ज्यादा पता है, इसलिए मुझे बैलेंस शीट मत समझाइए। आपको अगर पता है तो ये बता दीजिए, दही और पनीर पे आज कितना टैक्स? सुनिए ना आप एक मिनट, मुझे नहीं, एक मिनट प्रियंका जी, ये इस तरह की बहस नहीं हो सकती। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, सुन लीजिए,
प्रियंका जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप बेमतलब की बहस मत करें। जो मैं सवाल पूछा उसको सवाल सुनिए पहले। आप ये कह रही हैं या कोई भी सरकार ये कह रही है कि जो टैक्स वसूलते हैं उसको गरीबों में देना काम है सरकार का, कल्याणकारी योजना, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मुझे खाली ये बता दे, कोई भी सरकार बता दे इस प्रदेश, जो देश भर में या प्रदेश भर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, कि क्या आपके टैक्स कलेक्शन और आपके खर्चे बराबर हैं क्या? नीरज जी, आज की पंजाब का कितना टैक्स कलेक्शन है, कितना आप बांट रहे हैं, मुझे बताइए आप। नीरज जी, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा आंकड़ा देती हूँ। बताइए। आज की डेट में इकोनॉमिक एडवाइजर ने, चेयरमैन ने पीएम प्रधानमंत्री जी को लिखा कि आज अगर आप 25,000 रुपया कमाते हैं तो आप इंडिया के टॉप 10% में आते हैं। आपको पता होगा इस रिपोर्ट के बारे, पता होगा आपको, पता होगा ना। तो अब अगर ये स्तर है और उसके बाद आप दही दूध इस पे भी, प्रियंका जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रही, मैं माफी कर रहा हूं फिर से आपसे। मैंने जो पूछा है कि अगर आप 100 रुपए टैक्स वसूलते हैं तो क्या आप 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं क्या? कोई भी राज्य, मैं दल का नाम ही नहीं ले रहा हूं, क्यों डेफिसिट में है आप? डेट टू जीडीपी क्यों बढ़ा? इसीलिए ना, क्योंकि आप कर्ज ले रहे हैं, क्योंकि आपका टैक्स कलेक्शन आपके खर्चों से ज्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है। ये दिक्कत है, ये मैं लेना चाह रहा हूं। बीजेपी के पास 18 राज्य है आज, है ना, 18 राज्यों में बीजेपी है। तो नुकसान कौन सी पार्टी कर रही है? आप बता दीजिए, कौन सी पार्टी को बिजनेस करना नहीं आता? कौन सी पार्टी? बताइए भाई अग्रवाल जी, बताइए, आपको बिजनेस करना नहीं आता है, बताइए। देखिए, अभी इन्होंने, प्रियंका जी ने अपने आप ही जवाब दे दिया। हमने बजट को एलोकेट किया है। बजट को एलोकेट करना एक सरकार का राइट स्टेप है और जिम्मेदारी है और समझदारी है। यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप बजट को एलोकेट करिए, गरीबों के कल्याण के लिए करिए, गरीबों के उत्थान के लिए करिए, उनके सशक्तिकरण के लिए करिए, लेकिन और कर्ज लेके करिए, प्रावधान को ध्यान में रख के कर्ज लेके करिए। आपके ऊपर भी सवाल है, कर्ज लेके करिए। कर्ज का लिमिटेड है, कितना लिमिटेड जो है? डेफिसिट है स्टेट्स को जो अलाउड है वह, और जो सेंटर को अलाउड है, फिस्कल डेफिसिट की लिमिट के अंतर्गत करिए। तो बताइए यूपी में कितना है? यूपी का डेफिसिट कितना है सर? डेट टू जीडीपी यूपी कितना, बताइए। नहीं, वो फिगर इस वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं बता देता हूँ, 39% है, 20% होना चाहिए, 39% है। हाँ, तो मैंने तो ये जब सेंटर, मैं वही तो आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ सर, कि क्या कर्ज लेके जन कल्याणकारी और फ्रीबीज चलानी है क्या? नहीं चलानी, तो फिर इसको चर्चा में क्यों नहीं ला रहे हैं? मुझे पॉलिटिकल डिबेट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहिए आप लोग। नहीं, मैंने ओपनिंग में कहा कि भाजपा करे या दूसरा प्रदेश करे, दोनों ही अगर बजट के प्रावधान के बगैर करते हैं और डेफिसिट को ध्यान में रखे बगैर करते हैं और आगे, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर तो रही है, सरप्लस बजट पे कर रही फ्री बिजली, क्या दिक्कत है आपको? तो फ्री बिजली का मैंने आपको बताया, रेगुलेटरी एसेट के बारे में बता दें प्रियंका जी को। अगर ये क्या, ये नहीं, एक मिनट रुकिए, ये रेगुलेटरी एसेट बार बार आप बोल रहे हैं, क्या चीज होती है ये रेगुलेटरी एसेट होता है कि जो फ्री बिजली दे रही है दिल्ली में, दिल्ली सरकार, उसके अंतर्गत उन कंपनियों को, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनको उसका पेमेंट नहीं कर रही, जनता से भी नहीं ले रही, खुद भी नहीं कर रही। 18,000 करोड़ का 2021 में वो जो था रेगुलेटरी एसेट खड़ा करके ये कंपनियां बैठी हुई है, रिसीवेबल है। किससे रिसीवेबल है, कब है, कोई नहीं, वो रेगुलेटरी एसेट में अपने। रुकिएगा एक मिनट रुकिएगा प्रियंका जी, ये क्या बता रहे हैं अग्रवाल जी? 18,000 करोड़ में आपने रिसीवेबल क्रिएट कर दिए कंपनीज के ऊपर, कंपनी में, और दे भी नहीं रहे। ये है फ्री बीज सर। ऐसा है, अभी मैं एक डिबेट पे इससे पहले थी जहां पे जिन्होंने पिटिशन डाली उन्होंने फ्रीबी का मतलब समझाया कि सिलेंडर, टीवी और गैस, ये काम आम आदमी पार्टी नहीं करती, तो सरकार ये काम जॉनसन पार्टी करती है, ये पता है। दूसरी चीज, दिल्ली का पे तो करिए। सुनिए गोपाल जी, मैं आपको बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन किया था जो आपने घुमा दिया। बोला कि आप पे नहीं कर रहे, मैंने तो फिगर बताई 18,000 करोड़ का। गोपाल जी, हम 78,000 का रेवेन्यू सरप्लस हमने प्रेजेंट किया है। हाँ, तो आप बता रहे हैं आप पेमेंट करो और दिखा दो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप इसमें रहने दीजिए। आप मुझे ये बताइए गोपाल जी, दो आप, और सरप्लस अकाउंटिंग, आप किसी को लायबिलिटी को आप बिजली संशोधन बिल लेकर आए हैं ना, आप लाए हैं ना, उसके बारे अभी आपको पता ही होगा ना, वो अलग चीज है।
बिजली संशोधन बिल का इससे मतलब जी, नहीं है। जी, ये जी। तो आपकी अकाउंटिंग जगलरी है जो कि बिजली संशोधन बिल जो आया है उस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। उस पर भी बहुत विवाद है, उसकी भी मैंने पूरा अध्ययन कर रखा है, इसलिए उस पर मत जाइए, वहां वो डिबेट दूसरी तक घूम जाएगी। ये 18,000 करोड़ रुपए क्या है प्रियंका जी, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को तथ्य बता दीजिए, हम फिर दूसरे मेहमान के पास। क्या है 18,000 करोड़ रुपए? नहीं दिए क्या आपने कंपनी? नीरज जी, आपको क्वेश्चन जो पूछना चाहिए बीजेपी से कि इतना अरे बीजेपी से मुझे क्या पूछना, ये आप क्यों बता रही हैं? नहीं तो आप एक स्टेट के पीछे क्यों पड़े हैं, ये बता मैं एक दीजिए। स्टेट के बाद तो सारे स्टेट के पीछे पड़ा हूँ। देखिए 78,000 का रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट तो हमने पेश किया ना, इसमें मैंने कहा ना कि फ्री आप दे रही हैं और आप सरप्लस बजट दे रही हैं, लेकिन ये 18,000 करोड़ की मिस्ट्री क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या है डीजेबी और इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिगर बता रहा हूँ, कल मुझे आप कोर्ट में केस कर दीजिएगा, मेरी फिगर में बैलेंस शीट दिखा दूंगा आपको। कोर्ट में करिए ना आप मेरे ऊपर केस, मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊंगा। गोपाल जी, अभी आप सिंपली एक बात का मेरे को आंसर दीजिए कि जो पैसा बीजेपी ने इकट्ठा किया पेट्रोल का टैक्स, अब आ जाइए मुदित जी के पास प्लीज। आप लोग, मैं नहीं चाहता कि आपस में झगड़ा करें, लोगों को समझना चाहिए। आप लोग इतनी अच्छी स्कीमें चलाते हैं तो उनको पता चलना चाहिए ना लोगों को, लेकिन आप लोग पॉलिटिकल डिबेट करने लगते हैं। मुदित भाई, फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजनाएं आपकी सरकार ने भी खूब चलाई हैं। अब फर्क मुझे नहीं पता, आप बताएंगे मुझे, क्योंकि आज़ादी के बाद से बहुत सारी स्कीमें चलती रही हैं, तरह तरह की स्कीम चली हैं, बहुत सारी चली हैं, अभी भी चल रही हैं। कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा, ये आपको लगता है कि नहीं ये तो चलती ही रहनी चाहिए? स्कूटर फ्री में मिले, घड़ी फ्री में मिले, मंगलसूत्र भी फ्री में मिलता है बहुत जगहों पर। देखिए, पहले समझने की जरूरत है फ्रीबीज और जल कल्याण योजनाओं में फर्क क्या है। क्या फ्रीबीज आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वो कोई भी स्कीम जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य लोगों का वोट लेना है और कोई उद्देश्य नहीं है, उसको आप फ्रीबी में क्लासिफाई कर सकते हैं। जल कल्याण योजना जो हर सरकार चलाती है, कांग्रेस ने बहुत चलाई है, उसका उद्देश्य रहता है लोगों की इमीडिएट तकलीफें दूर करना, पहला। दूसरा, लोगों को इस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करना कि वो लॉन्ग टर्म में अपने पैरों पे खड़े हो सके, और ऐसे लोगों की मदद करना जिससे कि लॉन्ग टर्म आपकी इकोनॉमी में भी फायदा हो और लोग प्रोडक्टिव हो। ये बेसिक आप ये फर्क समझ लें। देखिए, आज ये डिबेट हो रही है फ्रीबीज पे, क्यों? जब कांग्रेस 70 साल देश में राज कर रही थी, इस पे कभी डिबेट नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जिम्मेदारी से बजट का एलोकेशन किया, और कभी भी उनका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं रहा कि हम पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें वोट चाहिए। देखिए, पहले भी हम सब्सिडी देते थे, पेट्रोल पे देते थे, हम और पे भी देते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करते थे, मनरेगा भी शुरू की थी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड भी दिया था, जिसके अंदर सब्सिडीज मिलती थी। लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ वोट लेना नहीं था, उसका उद्देश्य था लोगों की शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तकलीफें दूर करना, जिससे कि लोग प्रोडक्टिव हो और राज्य और देश का मतलब कांग्रेस नहीं करती है फ्रीबीज वाले काम? तो मुझे एक बात बताइए, 70 साल से ये डिबेट कभी आई क्यों नहीं? ये आज ही क्यों आ रही है? 4-5 साल से, जब से मोदी जी और केजरीवाल जी आए। ये सोचने की जरूरत है। ये इटसेल्फ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कांग्रेस फ्रीबीज नहीं करती है, कांग्रेस जो करती है जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उसका एक बात बताइए, आपने ये पहली डिबेट कभी कांग्रेस के, जब कांग्रेस का शासन था, कभी ये डिबेट हुई थी आज तक? सर, तब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया नहीं था। देखिए, हम अपने मन से थोड़ी इनिशिएट करते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में गया तो हम कर रहे हैं। को 5 मिनट बड़ी शांति से सुना, जरा 2 मिनट मेरी भी सुन लीजिए, अगर आप में थोड़ी पेशेंस हो। सर, मैं आपसे ही तो पूछूंगा, मैं उनसे थोड़ी पूछ रहा हूँ, आपसे तो मैं ये तो कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं करती फ्रीबीज। आपने आपके टीवी ने या कोई भी चैनल ने पिछले 70 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, कभी इस चीज पे डिबेट हुई थी? नहीं हुई थी। कभी कोई सुप्रीम कोर्ट गया था क्या? अभी गए तो हम लोग कर रहे हैं। उसमें हमसे ये सवाल पूछना कि हम डिबेट क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है कि मैं बात भी ना करूं। ना, मैंने ये पूछा ही नहीं। आप पहले डिबेट क्यों नहीं कर रहे, आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मामला निकल के आया है। अब उत्तर प्रदेश में वोट लेने के लिए स्कूटी बांटने का ऑफर किसने दिया था? आपने दिया था। चलिए, आपको अपनी आवाज पसंद है तो आप ही बोलिए। मेरी बात नहीं पसंद, मैं तो याद दिला रहा हूं खाली। जो मेरी सुन लीजिए पूरी बात। आप ले 70 साल में से एक एग्जांपल ला रहे हैं कांग्रेस का। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर इतना बड़ा इशू होता, कांग्रेस ने इररिस्पांसिबली जी बजट को स्पेंड किया होता, तो ये शायद मीडिया वाले पहले भी ये डिबेट करते, जो उन्होंने आज तक नहीं की। ये खुद ही एक प्रूफ है कि कांग्रेस ने हमेशा फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी से काम किया है। देखिए, जहां तक बात डेट की होती है, कभी कभी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, कभी कभी आपको डेट के थ्रू फाइनेंस करना पड़ता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये होता है कि कोई कर्ज लेके आप ऐसी जगह स्पेंड करें कि जिससे लॉन्ग टर्म आपकी इनकम बढ़े।
देखिए हर जना करता है, कर्ज तो हर आदमी लेता है, मैं भी लेता हूं, और बिजनेस भी लेते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप समझ लीजिए, दोबारा से मैं कह रहा हूं, मोदी सरकार और केजरीवाल जी का सिर्फ एक उद्देश्य रहता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना, जिसके लिए रहता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी तहस नहस हो जाए, उसका वो ध्यान नहीं रखते। इसको मैं फ्रीबी कहता हूं। तो फ्रीबी और रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर में फर्क होता है। जी आपको समझने की जरूरत है। जी, मुझे ध्यान है कि जब यूपीए 2 के चुनाव से ठीक पहले 62,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया था, चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। मैं अभी इस डेफिनेशन में जाने, मैं तो आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ कि फ्रीबी क्या है, जन कल्याणकारी क्या है। जवाब दे देता हूं। नहीं, अभी सुनिए ना, सवाल तो पूरा होता नहीं, आप पहले जवाब दे। अभी आपने 10 सेकंड पहले कहा कि ऐसी जगह डेट लेके खर्च करना चाहिए जहां पे एसेट्स क्रिएट हो, इनकम क्रिएट हो। मैं जानना चाहता हूं कि अभी 14 के पहले यूपी 1 और 2 के बीच में किसानों की आमदनी कितनी बढ़ गई थी जो आपने कर्ज माफ किया? जी, पहली बात, ये बहुत अच्छा सवाल है और समझने की जरूरत है। हाँ। एक डिस्ट्रेस था फार्मर्स में, जो उनके पास कर्जे थे, उसकी वजह से काफी फार्मर्स सुसाइड कर रहे थे। जिससे हो क्या रहा था, एक तो उनका टोटली बजट बिगड़ रहा था, वो अपने परिवारों का पोषण नहीं कर पा रहे थे। उसका उद्देश्य एक टारगेटेड सेगमेंट को मदद देना था, क्योंकि वो कर्ज में जरूरत से ज्यादा डूब गए थे। सर मैं समझ गया, उत्तर मिल गया मुझे। डिस्ट्रेस है तो उनकी मदद की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें मैं कहाँ कह रहा हूँ, यही बात तो केजरीवाल जी कहते हैं कि वहां गरीब लोग हैं, बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो। अग्रवाल जी कह रहे हैं कि डिस्ट्रेस में है इसलिए उनको किसानों को सम्मान निधि दो, फ्री राशन दो, क्योंकि कोविड में लोग परेशान है। सब लॉजिक सबके पास है सर, मैं तो लॉजिक की बिना तो कर ही नहीं रहा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कभी किसी सेक्टर को, बिजनेस या इंडस्ट्री में सरकार को बढ़ाना होता है तो उसको टैक्स इंसेंटिव भी देते हैं। क्या आप उसको फ्री भी कहेंगे? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप इसके मतलब सहमत है कि फ्री बीज चलते रहने चाहिए? हाँ कर दीजिए ना, हाँ करने में क्या जाता है आपका, कह दीजिए हाँ चलने दीजिए। वो फ्री भी नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग है। प्लीज सर, ये फर्क करना बड़ा मुश्किल काम है, डिफाइन कैसे किया जाए। आप कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए जो वायदे किए जा रहे हैं फ्री के, वो फ्री बीज है, आप मानते हैं? तो केजरीवाल जी जो वायदा कर रहे हैं वो फ्री बीज है? जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना है, वो फ्री जी। अब मैं अपने आप किसी की मदद करें, जो मैंने आपको कहा, अगर आपको किसी सेक्टर, जब आपको टेलीकॉम को बढ़ाना था, ऑटोमोटिव सेक्टर को बढ़ाना होता है। नहीं, रुकिए सर, ये सब नहीं देते हैं, ये सब जो है ना, नुकसान भी होता है। आप लोग गड़बड़ कर देते हैं सर, गड़बड़ कर देते हैं, सब मिला देते हैं आपस में, कंफ्यूज कर देते हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको। अरे मैं नहीं, मेरे दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरतमंद है, ये है, अरे बिना जरूरतमंद को कोई कुछ देता है क्या? अगर आपने गांव में, नहीं एक मिनट रुकिए ना सर, नीतीश जी ने साइकिल बांटी तो जरूरतमंदों को ही तो बांटी, तो अब आप उसको क्या कहेंगे? तो सब जरूरतमंदों को दिया। शिवकांत जी और विनोद जी के पास में जाऊंगा। अरे अब तो किसान परेशानी में थे, उनकी मदद नहीं सर, परेशानी में ही है लोग, तभी तो उनको फ्री में दिया जा रहा है, मजे में थोड़ी किसी को दिया जा रहा है। किसी मिडिल क्लास को 30% इनकम टैक्स पे करने वाले किसी व्यक्ति को किसी ने कोई फ्री भी दी क्या आज तक? मैं सीरियसली कह रहा हूं, फिर बहस ही मत करिए ना इसमें, सब जरूरतमंदों को ही दी जा रही है। जी, शिवकांत जी और विनोद जी प्लीज सर, अब सुनिए ना, विद्वान लोग बैठे उनकी बात सुन लीजिए, आप लोग काफी बोल चुके हैं, जो आप नहीं विद्वान लोग। अरे सर वही समझने की कोशिश करो, मैं एक बार विद्वानों की सुन लूँ। शिवकांत जी, ये जो फ्रीबीज और सर विदित जी सुन लीजिए, कम से कम राजनीतिज्ञों को दूसरे की सुनना चाहिए, व्यू बनाने में अच्छा रहता है। मैं तो सुन रहा हूँ, आप ही हमारी नहीं सुन रहे ना। मैंने आपकी सुन ली, मैंने आपकी सारी बात सुनी, मैंने तो ये भी मान लिया कि डिस्ट्रेस वालों को फ्रीबीज देना चाहिए। शिवकांत जी, फ्रीबीज और जन कल्याणकारी योजनाएं भेद कैसे करें, और क्या ये जो इस देश में चल रहा है, सारे राजनीतिक दल इसमें कोई छूटा नहीं है, सब तेज दबादब एक से एक बढ़ के ऑफर मिलते हैं। तो सबको मिलाना है, इसलिए आप कांग्रेस को मिला रहे हैं। हमने 70 साल। अच्छा कांग्रेस, अरे यार मोदी जी प्लीज, अभी 6 महीने पहले यूपी के चुनाव में आपने क्या ऑफर दिए थे, एक बार उठा के अपना मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। मतलब कहते समय कम से कम जवाब नहीं लौकड़ाती आपकी। विनोद जी और शिवकांत जी, रुकिए सर, रुक जाइए, फिर ऑडियो डाउन करूंगा सर, आप बोलने नहीं दे रहे। शिवकांत जी बोलेंगे, उसके बाद विनोद जी, पर्याप्त समय में। शिवकांत जी देखिए, जन कल्याण की यूरोप की परिभाषा मैं आपको देता हूं, और वो परिभाषा ये है कि शिक्षा और अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा बिना खर्च के फ्री होनी चाहिए, जो यूरोप में है। स्वास्थ्य सेवा, अच्छे स्तर की स्वास्थ्य सेवा फ्री होनी चाहिए, जो है।
बेरोजगारों को भत्ता मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता जो है। वृद्धों को वृद्ध पेंशन योजना के तहत वृद्ध पेंशन मिलनी चाहिए जो है। ये अलग बात है कि यूरोप में इसके लिए सोशल सिक्योरिटी टैक्स लगता है 12% और वो लगा करके ये सारी सेवाएं दी जाती। भारत में सरकारों ने क्या किया, ये राज्य सरकारों का कर्तव्य है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों और रोजगार भी राज्य सरकार, वैसे कंकरेंट में है लेकिन राज्य सरकारों की प्रमुख इसमें भूमिका है, जिम्मेदारी है। तो उनको जो सरकारी शिक्षा है वो इस स्तर की देनी चाहिए जिसमें एक आम मजदूर या बेरोजगार व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ा सके और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके जो पब्लिक स्कूल में मिलती है। इसी तरह स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए और इसी तरह से अगर बेरोजगार बेघर हो जाए तो उसकी सहायता के लिए कोई कॉर्पस होना चाहिए, कोई इस तरह का फंड होना चाहिए। ये मूलभूत जन कल्याणकारी चीजें हैं जिसका जनता पर अधिकार है, जो सरकारें नहीं दे रही। दे क्या रही हैं? कि आप बिजली मुफ्त कर देंगे, पानी आप किस शहर में मुझे बताइए नल से ऐसा पानी आता है जिसको पीकर आप बीमार न पड़े? क्या शुद्ध पानी, साफ पानी, पीने लायक पानी देना कर्तव्य नहीं है, वो अधिकार नहीं है लोगों का? उसको देने की बजाय पानी मुफ्त कर दूंगा, ये कर दूंगा, साइकिल दे दूंगा, टीवी दे दूंगा, तो ये सारी चीजें यहाँ तो ये सब होता नहीं। हाँ, जब विशेष परिस्थितियां आती हैं, जैसे महामारी आई, तो महामारी में जब लोग फंसे तो उनको विशेष बेरोजगारी के लिए पैसा दिया गया। इसी तरह से अब क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है तो उसके लिए पैसा दिया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों को गर्म रख सकें। बिजली का खर्च वो नहीं उठा पा रहे हैं तो उसके लिए सहायता दी जा रही है। ऐसे ही प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तो भारत में भी ये सब होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो चीजें दी जा रही हैं कि साहब मैं जो है वो बजट को देखे बिना, ये बताए बिना कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे हम इकट्ठा करेंगे और कैसे खर्च करेंगे, आप सीधे सीधे ये कह दें कि हम हर नौजवान को 4,000 रुपया देंगे, हर महिला को 3,000 रुपया देंगे, बस टिकट फ्री कर देंगे, वो तो तब आप करेंगे। कीजिए ना, आप टैक्स ही मत लीजिए। इससे अच्छा अगर आपके पास इतना ज्यादा टैक्स है तो मत लीजिए ना टैक्स, लोगों का पैसा उनकी जेब में रहने दीजिए और उसके बाद जो है आप ये डिसाइड कीजिए कि अब आपको क्या करना है। तो ये सब कुछ उल्टा पुल्टा है भारत में जिस तरह से हो रहा है। जी विनोद जी, फ्रीबी पसंद है आपको क्या? देखिए, ऐसा है कि भारत जो है वहाँ दो धारणाएं आदिकाल से हैं। एक तो चारवाक की है, गृणम कृत्वा घृतम पीवेत, कर्ज लो और घी पियो, यद जीवेत सुखम जीवेत। और दूसरी कबीरदास का जो कहना है कि क्या है, उतना तेते पांव पसारिए जेते लांबी सौर, यानी जितने आपकी आमदनी है उतना ही खर्च करिए। अब समस्या ये आ गई है कि अभी शिवकांत जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या की है दोनों की। भारत जैसे देश में दरअसल इतनी विविधता वाला देश है, इतनी आर्थिक सामाजिक असमानताएं हैं कि यहाँ कौन सी चीज कहाँ फ्री भी है और कहाँ वो जन कल्याण का वो है, इसका थोड़ा फर्क करना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब जैसे आपने एक उदाहरण दिया, नीतीश कुमार ने बिहार में साइकिल बांटी। अब वो साइकिल जो है, हो सकता है दिल्ली में बैठे हुए हमको फ्री भी लगे, लेकिन जब आप बिहार के गांव में जाएंगे और जब आप देखेंगे कि उस साइकिल ने लड़कियों का जीवन कितना बदला है और कितना वहां सामाजिक उससे परिवर्तन आया है, तो आपको लगेगा यार ये बात सही है। मैं पिछले चुनाव में बिहार में था, 2015 के चुनाव की बात कर रहा हूं, तो गांव में महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को इसलिए मिल रहा था कि साइकिल और दूसरा उन्होंने जो सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए एक भत्ता फिक्स किया था महिलाओं के लिए, जो गांव की महिलाएं जो है गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती थी अपने पीरियड्स के टाइम में। अब ये इसको हम यहाँ फ्री भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार के उन पिछड़े गांवों में ये जरूरत है। तो कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको एक सीमा रेखा खींचना बड़ा भारत जैसे देश में मुश्किल हो जाता है। अब ये कल्चर कहाँ से शुरू हुआ? ये कल्चर अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी जी ने शुरू नहीं किया है। ये कल्चर दक्षिण भारत के राज्यों में शुरू हुआ था, जब टेलीविजन फ्री देंगे, कलर टेलीविजन देंगे, वो गैस का चूल्हा देंगे, तो मोबाइल फोन देंगे। ये डीएमके और आईडीएमके के आप चुनाव या कर्नाटक के और वहां के चुनाव देखे, वहां से शुरू हुआ था। केजरीवाल जी तो 2013-2014 में आए, 15 में आए ढंग से और 2013 में आए।
उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि हम फ्री बिजली देंगे दिल्ली में। उन्होंने उसका हिसाब किताब लगाया, 200 यूनिट तक फ्री बिजली उन्होंने दिल्ली में कर दी और 200 यूनिट के ऊपर पूरा बिल, एक फार्मूला निकाला। अब ये बात सही है, अलका के वो कक्कड़ जो है उनकी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा सरप्लस स्टेट है, क्या है ये आंकड़ेबाजी? आप ज्यादा बात करी जानते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा आर्थिक मामलों में हूं नहीं, मैं तो एक सीधी सादी बात करूंगा। लेकिन अब हर राज्य में अगर आप फ्री बिजली देंगे, हर राज्य में अगर आप बिना बजट का एलोकेशन किए या हिसाब लगाए घोषणाएं करेंगे, तो फिर उसको फ्री भी माना जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में आपने बड़ा अच्छा कहा कि एक रैट रेस हो गई। अब वो प्रियंका गांधी ने कहा स्कूटी देंगे, उनका हम कलर फोन देंगे, तो बीजेपी ने भी घोषणा कर दी वो देने की, स्कूटी देने की और वो देने की। फिर वो समाजवादी पार्टी ने कहा हम लैपटॉप बांटे थे। अब लैपटॉप को देखिए, एक अगर आप क्राइटेरिया फिक्स कर दें कि जो बच्चे मेधावी हैं, जो हाई स्कूल में इतने % मार्क्स लाते हैं 70% से ऊपर, उनको हम देंगे लैपटॉप, तो माना जाएगा कि वाकई आप उनका जीवन सुधारने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बांटेंगे तो फ्री भी हो जाएगा, क्योंकि जिसको लैपटॉप को लेना देना नहीं, काम नहीं है, फिर भी उसको लैपटॉप दे दिया। तो ये चीजें, ये डिमार्केशन सरकारों को करना पड़ेगा कि कौन सी योजना जन कल्याणकारी है और कौन सी फ्री भी है। अब मैं एक उदाहरण और देता हूं, अभी क्राइसिस पीरियड में फ्री राशन की योजना केंद्र सरकार की, कोरोना पीरियड में बहुत अच्छी योजना थी कि भाई दिया जा रहा है, 5 किलो राशन सब घर को मिल रहा है, और जरूरत थी उस समय, लोग गरीबों को काम नहीं था। लेकिन अब वो चुनाव देखते हुए योजना बढ़ा दी गई, उसको दिसंबर तक कर दिया गया, फिर बढ़ा दिया गया, तो वो फ्री भी हो जाएगा अगर इस तरह आप बढ़ाते रहेंगे। तो उस समय वो जन कल्याणकारी योजना थी। मुझे लगता है मनरेगा जैसी योजनाएं लानी चाहिए सरकारों को, जिनसे एसेट भी क्रिएट हो और लोगों को सहायता भी हो। इसी तरह की योजनाएं आप शहरी क्षेत्र के लिए लाइए, इसी तरह की योजनाएं आप छात्रों के लिए लाइए कि उनसे काम भी लीजिए, बदले में उनको वजीफा दीजिए नौजवानों को। बेरोजगारी भत्ता जो है, मुलायम सिंह की जब अखिलेश यादव सरकार बनी थी तो उन्होंने देना शुरू किया था, उसके बाद वो कहाँ चला गया। बेरोजगारी भत्ता वगैरह भारत जैसे देश में मुझे लगता है बहुत डिमांड हम लोग भी करते रहे समाजवादी आंदोलन से कि बेकारों को काम दो या बेकारी का दाम दो, कम्युनिस्ट पार्टियां करती रही, लेकिन दिया कहीं नहीं। 35-36 साल 34 साल पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा, वहां भी बेकारी भत्ता उस तरह से नहीं मिला, क्योंकि आप दे नहीं सकते भाई, आपको खर्चे का हिसाब तो लगाना पड़ेगा। और ये बात, और ये प्रधानमंत्री जी ने बात कब उठाई नीरज जी, आपको पता होगा, एक ब्यूरोक्रेट्स की बैठक की थी प्रधानमंत्री जी ने, और ये श्रीलंका क्राइसिस के बाद उन्होंने करीब 100 से ज्यादा देश के नामी गिरामी नौकरशाहों के साथ बैठक की। उसमें सबने एक स्वर से कहा था कि सर ये फ्रीबीज अगर इस तरह जारी रही तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी और फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। खराब हो रही है सर विनोद जी, उन्होंने ये आशंका व्यक्त की थी। तो मुझे लगता है इसकी सीमा रेखा जो बड़ी पतली लाइन है, ये कहाँ वो फ्री भी है, कहाँ जन कल्याणकारी योजना है। वो शर्मा जी सही कह रहे हैं कि अस्पतालों में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो। पब्लिक हेल्थ सिस्टम आपका बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है, आप देखिए उसको मजबूत करने की जरूरत है। विनोद जी ये बिल्कुल आप सही पॉइंट लेके आए हैं, इसी पॉइंट को तो हम डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं तो सिंपल से एक बात कर रहा हूं कि आप जितना कमा रहे हैं उसकी प्रोविजनिंग के हिसाब से दीजिए जी, लेकिन वो हो नहीं रहा है, इसीलिए राज्यों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। उसमें सारे राज्य शामिल है, किसी एक को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पंजाब ले, बिहार में 54% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आप सोचिए 25-26 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, साइकिल बांट बांट के क्या आपने किया? सवाल इस बात का है कि क्या आपके पास कोई विजन, कोई पॉलिसी है कि आप उसको अपलिफ्टमेंट ले जा रहे हैं? लेकिन अगर ये चुनाव जीतने का एक बढ़िया फार्मूला है विनोद जी, शिवकांत जी और विनोद जी आपसे चर्चा कर लूं, फिर मैं आगे जाता हूं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। क्या यह संभव है कि इनको रोका जा सके? क्योंकि नए नए तरीके लगते हैं। केजरीवाल जी ने कहा रेफरेंडम करा लीजिए। अब समस्या यह है कि किस किस योजनाओं पे आप रेफरेंडम करें, क्योंकि जब फ्रीबीज की परिभाषा नहीं तय है कि क्या फ्रीबीज माना जाए। क्या जो किसानों का कर्ज माफी होता है वो फ्रीबी है क्या, या जो राशन दिया वो फ्रीबी है क्या, या फ्री बिजली फ्रीबी है क्या, या जो सिलेंडर में या किसी भी चीज में सब्सिडी आपको मिल रही है, फर्टिलाइजर सब्सिडी मिल रही है, वो फ्रीबी है क्या? ये कैसे डिफाइन जब नहीं हो पा रहा है तो क्या ये रोकना संभव है क्या? शिवकांत जी पहले आप। ये लोग ही रोक सकते हैं। लोगों को ये दिखाना होगा अपने वोटिंग पैटर्न के हिसाब से कि इस तरह के फ्रीबीज करके जो उनके वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है उसको वो धोखा समझते हैं। उनको ये समझना होगा कि अच्छे टॉप क्वालिटी के सरकारी स्कूल, टॉप क्वालिटी के सरकारी अस्पताल, शुद्ध पीने लायक पानी, ये हैं असल जरूरत की चीजें। ये जब तक नहीं मिलेंगी तब तक न वो आगे बढ़ेंगे, न देश आगे बढ़ेगा, न रोजगार आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। सारा आप देखिए, एक व्यक्ति का 1/3 बजट जो है वो बच्चों को पढ़ाने में, इलाज कराने में
और पानी और उसका इंतजाम करने में चला जाता है। ये चीजें तो वैसे ही फ्री में मिलनी चाहिए लोगों को, अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो। इसके लिए चाहे राज्य सरकारों को अलग से सोशल सिक्योरिटी टैक्स लगाना पड़े, लेकिन वो करके तो दिखाएं। वो हमेशा ये कहते हैं, अभी झगड़ा हो रहा था कि साहब इसलिए नीतीश जी नाराज हो गए कि पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने की क्या जरूरत है? पटना का स्तर आप इतना अच्छा कर दीजिए कि सेंटर वाले भाग करके पटना आए। आप करके देखिए ना, आपने किया ही नहीं। जो अपनी जिम्मेदारी है वो तो निभाई नहीं है। अब आप फ्री ये कर देंगे, फ्री वो कर देंगे, तो ये वोटर ही डिसाइड करेगा। जब तक लोग इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक ये नहीं होने वाला। सही बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने से क्या शिक्षा अच्छी हो जाती है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। विनोद जी, कैसे रुकेगा ये फ्रीबी कल्चर? विनोद जी अनम्यूट करिए अपने को पहले। मैं शिवकांत जी से सहमत हूं कि ये सबसे पहले तो जनता को ही इस पे पहल करनी पड़ेगी। अगर आप वोट देते रहेंगे फ्रीबीज के आधार पर, तो फ्रीबीज की जो दौड़ है, जो रेट रेस है, वो बढ़ती रहेगी। और जहां तक जनमत संग्रह की बात है, जनमत संग्रह का कोई प्रावधान तो भारतीय संविधान में है ही नहीं भाई। आप कैसे जनमत संग्रह करा लेंगे? जनमत संग्रह का कोई, हमारा रेफरेंडम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे संविधान में। वरना तो अगर ये हो जाए तो फिर तो हर रोज जनमत संग्रह की मांग होने लगेगी कोई। तो इसलिए जनमत संग्रह उसका हल नहीं है। सवाल ये है कि राजनीतिक दल ईमानदारी के साथ इस पर एकजुट होकर के एक सीमा रेखा तय करें। और दूसरा, जनता, देखिए बहुत सारी चीजें जनता अपने आप करती है और उसके लिए किसी कानून की या किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तमाम सारी सामाजिक बुराइयां ऐसी हैं नीरज जी, हम लोगों के जमाने में थी, आज अपने आप गायब हो गई। आप देखिए, क्योंकि जनता ने खुद उससे पहल की। और जैसे जो शिवकांत जी ने कहा, हम लोग सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े होंगे सरकारी स्कूल में। जीआईसी में पढ़ा हूँ, जीआईसी, वहां तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सरकारी है। कितनी सस्ती शिक्षा होती थी उस जमाने में। और उस समय इतना अथाह पैसा भी इस देश में नहीं था। लोग या तो नौकरी करते थे, छोटा मोटा कारोबार करते थे, कुछ गिने चुने रईस लोग होते थे, तो पब्लिक स्कूल में वही लोग जाते थे, बाकी सब सरकारी स्कूलों में। और उच्चतर शिक्षा, हम आज किसी भी पब्लिक स्कूल वाले से कम नहीं समझते अपने आप को शिक्षा के मामले में। जो हमको शिक्षा मिली है या हमारे साथ के लोग सबसे, तो वो तो सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम आपने प्राइवेटाइज करके और उसको एकदम कोलैप्स कर दिया। हर राज्य ने किया। हेल्थ सिस्टम, अच्छे अच्छे अस्पताल हुआ करते थे, आज वो सब पब्लिक हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर दिया। तो सवाल ये, उसको मजबूत करिए। अगर आप सब्सिडी देने की बजाय आप हेल्थ सिस्टम मजबूत करिए, एजुकेशन सिस्टम मजबूत करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करिए, इस तरह की चीजें। लेकिन ये क्यों करें सर? चुनाव जीतने के लिए जब एक आसान फार्मूला है तो मुझे ये सब क्यों करना? मुझे तो ये बताइए, आप प्रैक्टिकल बात करिए, क्यों कर रहे हैं ये सब काम? नहीं तो प्रैक्टिकल बात तो फिर यही है नीरज जी कि फिर हम डिबेट करते रहेंगे और पता लगा अगले चुनाव में और बड़ी हमारा और आपका ये धर्म है कि हम ये डिबेट करें, और हम वो धर्म कर रहे हैं। आपको इन तीनों लोगों की बातचीत में लगा कि दिलचस्पी है किसी की इसको बंद करने रोकने में? नहीं, उसमें तो दोषारोपण ज्यादा है एक दूसरे की। मैं तो पहले तो परिभाषा ही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग किसको फ्रीबी मानते, वो तक तय नहीं हो पा रही है। वो तो ये है कि हमारी कमीज जो है ज्यादा सफेद है, तुम्हारी दाग ज्यादा है। हमारी फ्रीबी जो है सरकारी कल्याणकारी योजना है, तुम्हारी जो है कल्याणकारी योजना फ्रीबी है। तो ये तो आपस में एक दूसरे का जो है, और यही चूहा दौड़ है जी। ये चूहा दौड़ ही जो है इसको बढ़ाती जा रही है जी। अच्छा, अब मैं अपने राजनीतिक मेहमानों से एक एक करके व्यू लेता हूं। सर प्लीज कोशिश करिएगा कि एक दूसरे के बीच में टोके नहीं और अपनी बात रखिएगा। मोदी जी, आपने इशारा पहले किया है, क्या रुकेगी ये फ्री बीज की दौड़ या नहीं रुकेगी? देखिए, जैसे विनोद जी ने कहा, कांग्रेस की जब सरकारें थी उन्होंने हेल्थ में भी इन्वेस्ट किया, एजुकेशन में भी इन्वेस्ट किया, हायर यूनिवर्सिटीज में भी इन्वेस्ट किया, जिसको मैं फ्री भी नहीं कहूंगा। देखिए एक बात, अगर कांग्रेस ने ये सारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की होती तो देश आज 70 साल में 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बनता। वो मोदी जी की वजह से नहीं है, वो कांग्रेस के सुशासन की वजह से। देखिए एक चीज जो दिल्ली में बोली जाती है, रेवेन्यू सरप्लस है, रेवेन्यू सरप्लस है। जो चीजें छुपा रहे हैं, मैं आपको आंकड़े देता हूं। 2021-22 में एस्टिमेटेड बजट डेफिसिट था 5000 करोड़, लेकिन वो एक्चुअल कितना हुआ? 12000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था। और अगर आप देखेंगे 2022-23 का फिस्कल डेफिसिट की फिगर 9000 करोड़, गवर्नमेंट खुद ही कह रही है 9000 करोड़ का शॉर्टफॉल होगा जो उनको डेट लेके पूरा करना पड़ेगा। देखिए केजरीवाल जी आधा सच बोलते हैं, ये उनकी खासियत रही है हमेशा से। दोबारा से ये एक्सप्लेन करें, आप पार्टी के प्रवक्ता, दिल्ली का फिस्कल डेफिसिट 21-22 में जो आप कह रहे थे 5000 करोड़ का शॉर्टफॉल होगा, वो 12000 करोड़ कैसे पहुंचा? और 22-23 का जो बजट एस्टिमेट है वो आप खुद ही कह रहे हैं 9000 करोड़ का शॉर्टफॉल है, वो आप कैसे पूरा करेंगे? जरा इसका जवाब दें आप पार्टी।
जहां तक वो परिवार के लिए पैसा है, परिवार के लिए पैसा केजरीवाल जी कह रहे थे, वो अपने परिवार की बात कर रहे थे जो 9 करोड़ का स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया है। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 9 करोड़ का स्विमिंग पूल अपने आलीशान घर में बनाते हैं, वो परिवारवाद की बात कर रहे थे ना वो, या उस रेवेन्यू मॉडल की बात कर रहे थे जिसमें इनके पास पैसे है नहीं, फिस्कल डेफिसिट है, उसको फाइनेंस करने के लिए इनको क्या करना पड़ा है, इनको शराब को प्रोत्साहित करना पड़ा कि भाई ये लिकर पॉलिसी लाए। लिकर पॉलिसी में क्या था, गली मोहल्लों में हर जगह खोल लो, चाहे वो स्कूल के पास हो, चाहे वो अस्पताल के पास हो, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया में। क्यों? इनका पूरा दे रहा किसी तरह लिकर की सेल बढ़े जिससे कि इनका रेवेन्यू बढ़े। देखिए ये सोशल, इसको सोशल स्पेंडिंग नहीं कहते, इसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए या आपकी जो और रॉन्ग पॉलिसीज हैं उस पर पर्दा डालने के लिए काम करें। ये 2-3 चीजें मैंने बताई हैं, इसको सोचना बहुत जरूरी है। खासकर की जो पत्रकार साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूं। कांग्रेस ने एजुकेशन पे स्पेंड किया, रूरल हेल्थ पे स्पेंड किया, हायर एजुकेशन पे स्पेंड किया, कांग्रेस ने पैसा वहां लगाया जिससे कि देश ने इतनी तरक्की की। देखिए हमारे देश में तो सुई भी नहीं बनती थी, आज अगर हम यहां पहुंचे तो कोई कह सकता है कांग्रेस का उसमें रोल नहीं है? कोई अपने दिल पे हाथ कर ले, ये जो आपके 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं हाथ लगा के यहाँ कहे। अरे क्यों कहेंगे वो भाई, जो वो क्यों कहेंगे ऐसा? वो ऐसा क्यों कहेंगे भाई? बोलना चाहिए, पत्रकारों को भी सच बोलना चाहिए। अच्छा, इन दोनों पत्रकारों में से किसी ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, देखिए मेरा मानना है नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल जी। लेकिन मोदी जी ने कैसे बढ़ाया वो भी बता दीजिए प्लीज। मोदी जी उस डिबेट में मत जाइए, मोदी जी उस डिबेट में मत जाइए, वो हम लोग किसी दूसरे दिन करेंगे। आज इस फ्री बीज पे है। प्रियंका जी, फ्री बीज रुकेगी, लेकिन केजरीवाल जी करें, ये तो संवैधानिक अधिकार हम देंगे ही। नीरज जी, मैंने सभी को सुना और सारे वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही अच्छी बात कहे कि हेल्थ पब्लिक। एक सेकंड, कांग्रेस की तरफ मैं समझती हूँ 3 बार से जो रिजल्ट रहा है, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, रुकिए। हेल्थ पब्लिक और ट्रैवल जो एसेंशियली कहा जिसपे सरकारों को काम करना चाहिए, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार है आज की डेट में जो कर रही है, जो 25% अपने एजुकेशन पे खर्च किया, जिसने सरकारी स्कूलों का इतना काया पलट कर दिया कि बाहर से जितने डिग्नेटरीज आते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, उनको भी सरकारी स्कूल आम आदमी पार्टी के ही दिखाए जाते हैं। पहला। दूसरी चीज देखिए, पैसे की कमी तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि देखिए एमएलए खरीदने के पैसे हैं। 10 साल में। मोदी जी प्लीज, समय खत्म हो रहा। मोदी जी उनको बोलिए, इस बार समय नहीं है, कम है समय जी। तो अब एमएलए खरीदने के अगर पैसे होते हैं, 11 लाख का करोड़ राइट ऑफ करने के पैसे होते हैं, तो जिस जनता से आप एक इतना टैक्स वसूलते हैं, हर चीज पे टैक्स वसूलते हैं, तो उनको उनकी सहूलियतें वापस मिलनी चाहिए। जहां ये फालतू फर्जी लगा रहे हैं, स्विमिंग पूल बना लिए, ये बातें बोलते रहिए, बोलने से कुछ नहीं होता। राहुल गांधी जी रोज इटली जाते हैं, रोज ये बातें खारिज। आपको जवाब जनता ने दिया था 3 बार जनता ने दिया। अभी पंजाब में नहीं बनाया आप ये कहिए, स्विमिंग पूल नहीं बनाया केजरीवाल जी ने? नहीं बनाया, लो कह दिया। अब आप छोड़ दीजिए बात। नहीं बनाया ना? नहीं बनाया। आप झूठ बोल रहे हैं। आप नेशनल टेलीविजन पे आके आपने कहा बुद्धि से नहीं बनाया, टेलीविजन पे आके झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे बुद्धि जी, आपको जनता ने, आप नेशनल टेलीविजन पे आके झूठ बोल रहे हैं। बार आपको 0 मिला। केजरीवाल जी से सीखें क्या, वो भी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं। जी प्लीज मुद्दे से मत भटकिए, आपको जो बोलना बोलते रहिए। बोलने की भी जी अग्रवाल जी फ्री बी कल्चर। प्रियंका जी उनका टर्न है। मोदी जी, प्रियंका जी नहीं, अभी अग्रवाल जी का टर्न है। म्यूट कर दीजिए, मुझे एक लास्ट चीज बोलने दीजिए। जैसा कहा गया कि पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। हरियाणा में क्या हो रहा है, आप अगर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो आपको 500 रुपया फीस देनी होगी, पर अगर आप प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे आपको 1000 रुपया मिलेगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि धीरे धीरे सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएं और प्राइवेट स्कूलों को मुनाफा हो। इसमें क्या दिक्कत? अब अग्रवाल जी की बारी है। प्रियंका जी आपने भी काफी बोल लिया। अग्रवाल जी फ्री बीस खत्म होगी क्या? गोपाल अग्रवाल जी। हाँ गोपाल अग्रवाल जी। अग्रवाल है नहीं मुदित नहीं, गोपाल अग्रवाल जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 2 चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो चीजें की जाती हैं जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए, वह उसको आप डिफाइन उसको फ्री बीज में नहीं करना चाहिए। एक बेसिक चीज यह सामने आती है।
दूसरी बात है कि बजट का प्रावधान करना चाहिए। मुझे लगता है कि कानून के अंतर्गत ही होगा। यहाँ की डिबेट से भी समझ आ गया, जैसे FRBM है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, उसके अंतर्गत आप जो डेट टू GDP रेशो है, जो आपके जो फिस्कल डेफिसिट है, इन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके हिसाब से ही ये चलेगा, क्योंकि नहीं तो ये कोई मानने वाले नहीं। और आप ये जो फ्रॉड करते हैं ना अकाउंटिंग का, और उसमें दिल्ली गवर्नमेंट माहिर है, कांग्रेस भी थी, उसने भी ऑयल बॉन्ड का किया था घपला, और वही काम ये अब आप सरकार भी कर रही है। तो यह जो फ्रॉड करते हैं जनता के साथ, यह तो अगर ये करते हुए फ्रीबी तो यह करते हैं तो यह बात गलत है। आप बजट में प्रावधान करिए, रिसोर्स एलोकेशन सबकी प्रेरोगेटिव है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी मैं कार खरीदूं या स्कूटर खरीदूं, या मैं अपने खाने के लिए रोटी खरीदूं या मकान खरीदूं, मेरी अपनी प्रायोरिटीज है, सरकारों की भी है। तो प्रायोरिटीज के वाइज आप गरीबों का कल्याण के लिए काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप कमा रहे हैं 1 रुपया और खर्च कर रहे हैं 1.5 रुपया, और फिर उसके बाद डेफिसिट करके अकाउंटिंग जगलरी करके कर रहे हैं, तो वो 50 रुपए वाला जो काम है वो फ्रीबीज है। 1 रुपए को आप एलोकेट कर रहे हैं, और एक सामने भी ध्यान में रखते हुए आगे कैसे होंगे, तो वह ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक रूप से हम इस बात को मानते हैं कि फ्रीबीज जो बजटरी प्रावधान के बगैर जो करते हैं और जो अकाउंटिंग जगलरी के थ्रू कर रहे हैं कुछ स्टेट्स, जी सर, बिल्कुल गलत है। जी सर, सभी अभी सारे प्रवक्ता हमारे भाई बोल रहे थे कि सबने बहुत विकास किया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, BJP हो, आम आदमी, सब ने जबरदस्त विकास की नदियां बहाई हैं। दूध की नदियां बह रही हैं, मक्खन के पहाड़ हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जा रही हैं, सब लोग चमचमाती कार चला रहे हैं, और सड़क इतनी बढ़िया बनी है, पार करने में 10 मिनट लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद चुनाव जीतने के लिए फ्रीबीज का सहारा लेना पड़ता है। ये एक व्यंग्य है। शिवकांत जी, मैंने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया क्या? बिल्कुल सही है। और हालत ये है कि हर 1 रुपए में से 27 पैसे केवल हमें कर्ज चुकाने में लगाने पड़ते हैं। तो आपने भविष्य का, अपने बच्चों का 27% भविष्य आप खा गए हैं ऑलरेडी, और इसके बाद कितना खाएंगे फ्रीबी दे करके, ये आपको सोचना चाहिए। फ्रीबीज फौरी तौर पे अच्छी लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत दिक्कत देती हैं। आप शिवकांत जी ब्रिटेन में रहते हैं, लंदन में, आप ब्रिटेन की हालत देखिए आज। $5000 का सालाना एनर्जी बिल हो गया है, रुपए में कन्वर्ट करिए 4 लाख बैठता है। स्थिति ये है कि अब लोग लिखने लगे कि शायद वो इमर्जिंग मार्केट बन जाए, डेवलप्ड से नीचे आ जाएगा। वो 0% ग्रोथ का प्रेडिक्शन है उसका अगले कई दशकों तक। ये स्थिति बनती है जब आप एक ऐसे दुष्चक्र में फंसते हैं। तो आप पहले से उसकी प्रोविजनिंग करेंगे ना, कि जितने खर्चे उतने व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बनाना आपका काम है, वो आप करते नहीं है। चुनाव के समय फ्रीबीज, स्कूटी बांटेंगे, पेट्रोल बांटेंगे, डीजल बांटेंगे, और ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव जीत ले, उसके बाद जयराम जी की फिर। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस चर्चा को बहुत गंभीरता से लीजिए। मैंने कई बात व्यंग्य के तौर पर कही, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये फ्रीबी कल्चर नहीं बंद हुआ तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फ्री में जो चीज़ मिलती है उसकी कॉस्ट कोई ना कोई बियर कर रहा होता है। ये बात एकदम आप गांठ बांध लीजिए। तो वो कॉस्ट कौन बियर करता है? हम आप। सरकार कोई अलग से थोड़ी आई मंगल ग्रह से कि उसको मैं पीट पीट के पैसा ले रहा हूँ। हम ही आप सरकार, हम ही आपसे पैसा लिया जाता है, इधर को घुमा के उधर दे दिया गया, तो किसी एक के पास से निकल रहा है। इसमें गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का, और उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्द ही राजनीतिक दल कुछ सोचेंगे और कुछ काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।